नमस्कार। आज हम सरकार के उस हिस्से की गहराई में उतरेंगे जो असल में देश चलाता है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मतलब प्रधानमंत्री और उनकी टीम। ये वो लोग हैं जिनके फैसलों का असर हम सब पर पड़ता है ना? बिल्कुल, ये देश की असली कार्यकारी शक्ति हैं। हमारे पास जानकारी का आधार है एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी, जो इस विषय पर काफी मानक मानी जाती है। आज हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से जानना नहीं, बल्कि इस पूरी व्यवस्था को, इसकी बनावट, इसकी ताकत, इसकी जवाबदेही, मतलब परत दर परत खोलकर समझना है। हम कोशिश करेंगे कि हर नुक्ते पर, हर पहलू पर विस्तार से बात हो, ताकि सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। हाँ, ये जरूरी भी है क्योंकि ये सिस्टम काफी जटिल है। तो फिर शुरू करते हैं इस अहम विषय की तह तक जाना। पहली बात तो ये कि भारत में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये हमने ब्रिटिश मॉडल से लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि असली कार्यकारी ताकत राष्ट्रपति में नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रिपरिषद में होती है। हाँ, और देखिए ये समझना जरूरी है कि संविधान खुद इस संसदीय सिस्टम के हर नियम को ना बहुत डिटेल में नहीं बताता। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि ये परंपराओं पर भी आधारित है, लेकिन दो अनुच्छेद हैं, 74 और 75। ये इसकी बुनियाद रखते हैं। कह सकते हैं कि ये दो आर्टिकल्स ही पूरी व्यवस्था का खाका खींचते हैं। आर्टिकल 74 बताता है कि मंत्रिपरिषद का स्टेटस क्या है, और 75 बात करता है मंत्रियों के नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारियों, क्वालिफिकेशन, शपथ और सैलरी वगैरह की। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 से शुरू करते हैं। ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और मदद देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति इसी सलाह के मुताबिक काम करेंगे। पर मेरा सवाल ये है कि क्या ये सलाह हमेशा से राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी थी, शुरू से ही? ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। शुरू में संविधान में ये इतना साफ नहीं था, लेकिन फिर आया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसने ये एकदम तय कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, मतलब उनको माननी ही पड़ेगी। अच्छा, तो 42A ने इसे कंपल्सरी कर दिया। जी हाँ। फिर 2 साल बाद 44वें संशोधन 1978 ने इसमें एक छोटा सा बदलाव किया। उसने कहा कि राष्ट्रपति चाहें तो सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद से कह सकते हैं कि भाई अपनी सलाह पर फिर से सोच लो, पर अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह देती है तब तो राष्ट्रपति को वो माननी ही होगी। तो आप कह सकती हैं कि कुल मिलाकर सलाह बाध्यकारी ही है। और ये सलाह इतनी गोपनीय क्यों रखी जाती है कि कोई अदालत भी इसकी जांच नहीं कर सकती? इसका क्या मतलब है? क्यों है ये जरूरी? इसका सीधा मकसद है कि राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच ना खुलकर बिना किसी डर के बातचीत हो सके। आप सोचिए, अगर सलाह पब्लिक हो जाए या उस पर कोर्ट केस होने लगें तो शायद मंत्री अपनी सच्ची राय देने में हिचकिचाएंगे। हाँ, ये तो है। तो ये गोपनीयता सरकार के अंदरूनी कामकाज को ठीक से चलाने के लिए, मतलब सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जोर दिया है। जैसे एक केस था यूएनआर राव मामला 1971। उसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाए तब भी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के काम कर ही नहीं सकते। मतलब राष्ट्रपति असल में नाम मात्र के प्रमुख हैं और असली फैसले तो मंत्रिपरिषद ही लेती है। बिल्कुल। एक और केस था शमशेर सिंह मामला 1974। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे और भी साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संविधान में जहां कहीं भी राष्ट्रपति की संतुष्टि या सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा है, उसका मतलब राष्ट्रपति की पर्सनल सैटिस्फैक्शन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उसका मतलब है मंत्रिपरिषद की संतुष्टि। राष्ट्रपति अपनी ज्यादातर शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुई मंत्रिपरिषद की स्थिति की बात। अब आते हैं अनुच्छेद 75 पर। इसमें मंत्रियों की नियुक्ति और दूसरी बातों का जिक्र है। इसमें क्या-क्या खास है, मतलब जो हमें जानना चाहिए? हाँ, आर्टिकल 75 में कई अहम बातें हैं। जी। एक एक करके समझते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, ठीक। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते तो हैं, पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी असल में कौन मंत्री बनेगा ये प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। मतलब राष्ट्रपति की अपनी कोई चॉइस नहीं। नहीं, इस मामले में नहीं। दूसरा, मंत्रियों की संख्या पर लगाम। अब ऐसा नहीं कि चाहे जितने मंत्री बना लो। 2003 में 91वां संशोधन हुआ। उसने तय कर दिया कि प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये बड़े बड़े जम्मू मंत्रिमंडल बनने से रोकने के लिए किया गया। हाँ, ये तो सुना था। तीसरा, अयोग्यता का नियम। इसे 91वें संशोधन ने
ये भी जोड़ा कि अगर कोई सांसद दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो गया है तो वो मंत्री बनने के लायक भी नहीं रहेगा। मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है, इस पर अभी थोड़ा और बात करेंगे। हाँ, ये प्रसाद पर्यंत वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। बिल्कुल करेंगे इस पर बात। पांचवा और शायद सबसे अहम, सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी मंत्री परिषद एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की जान है, कह सकते हैं। मंत्री बनने से पहले राष्ट्रपति उन्हें 2 तरह की शपथ दिलाते हैं, पद की और गोपनीयता की। सातवां, संसद सदस्यता की शर्त। यह भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है लेकिन वो संसद के किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा ना राज्यसभा, तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना ही होगा, वरना मंत्री पद गया। 6 महीने का टाइम मिलता मतलब। जी हाँ, और आखिर में वेतन भत्ते, मंत्रियों को क्या सैलरी मिलेगी, क्या भत्ते मिलेंगे, ये सब संसद तय करती है कानून बनाकर। ठीक है, अब वापस आते हैं उस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाली बात पर। सुनने में तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, कहने को तो भाषा यही है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लेकिन व्यवहार में मतलब असलियत में इसका मतलब ये है कि मंत्री तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्रधानमंत्री का भरोसा हासिल है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी मंत्री को नहीं हटाते। तो फिर कैसे हटते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटाते हैं। ये व्यवस्था असल में प्रधानमंत्री को अपनी टीम पर कंट्रोल रखने में मदद करती है और ये भी पक्का करती है कि पूरी सरकार एक सुर में बात करे। इसी को हम सामूहिक जिम्मेदारी कहते हैं। हाँ, ये सामूहिक जिम्मेदारी वाला सिद्धांत, ये कितना महत्वपूर्ण है? अरे, ये बहुत ही पावरफुल सिद्धांत है। इसका मतलब है कि सरकार का कोई एक फैसला सिर्फ उस मंत्री का नहीं माना जाता जिसके विभाग का वो काम है। नहीं, वो पूरी मंत्री परिषद का फैसला माना जाता है और उसकी सफलता या असफलता के लिए सभी मंत्री एक साथ लोकसभा के सामने जवाबदेह होते हैं, एक टीम की तरह। अच्छा, और कुछ और अनुच्छेद भी तो हैं जो मंत्रिपरिषद से जुड़े हैं, जैसे आर्टिकल 77, वो सरकार के कामकाज के तरीके के बारे में है शायद। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम से जो भी ऑर्डर या कागजात जारी होंगे उन्हें कैसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा, मतलब कैसे प्रमाणित माना जाएगा, इसके नियम राष्ट्रपति ही बनाते हैं। साथ ही सरकार का काम आसानी से चले, स्मूथली चले और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा सही ढंग से हो, इसके लिए भी राष्ट्रपति नियम बनाते हैं। इससे क्या होता है कि सरकारी कामकाज में एक व्यवस्था बनी रहती है, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। और अनुच्छेद 78 वो तो सीधे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से जुड़ा है ना, खासकर राष्ट्रपति को जानकारी देने के मामले में। बिल्कुल सही। ये अनुच्छेद एक तरह से प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल जैसा बनाता है। इसके तहत प्रधानमंत्री का ये फर्ज है कि 1. सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन और कानून बनाने के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के जितने भी फैसले हैं उनकी जानकारी वो राष्ट्रपति को दें। 2. अगर राष्ट्रपति ऐसी कोई जानकारी मांगते हैं तो वो जानकारी उन्हें मुहैया कराएं। और 3. अगर राष्ट्रपति चाहें कि भाई कोई ऐसा मामला है जिस पर किसी एक मंत्री ने तो फैसला ले लिया पर पूरी काउंसिल ने विचार नहीं किया, तो प्रधानमंत्री उस मामले को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखें। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल है। हाँ, एक बहुत जरूरी चैनल। और एक और अनुच्छेद है 88, आर्टिकल 88। वो मंत्रियों को संसद में कुछ खास अधिकार देता है, भले ही वे उस सदन के सदस्य ना हो। ये कैसे काम करता है? जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 88 कहता है कि हर मंत्री को संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उसकी कार्रवाई में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। वो सदनों की जॉइंट सिटिंग में भी बोल सकते हैं और अगर उन्हें किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया गया है तो उसकी मीटिंग में भी बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन वोट नहीं दे सकते अगर सदस्य नहीं है तो? बिल्कुल सही। वोट देने का अधिकार उन्हें सिर्फ उसी सदन में होगा जिसके वो सदस्य हैं। मान लीजिए कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में बोल तो सकता है, बहस में हिस्सा ले सकता है, पर वोट नहीं दे सकता। वोट वो राज्यसभा में ही देगा। इससे होता यह है कि मंत्री सरकार की नीतियों का बचाव या बिलों पर चर्चा दोनों सदनों में प्रभावी ढंग से कर पाते हैं।
तो कुल मिलाकर ये सारे अनुच्छेद दिखाते हैं कि कैसे कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद, हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति और लेजिस्लेचर यानी संसद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर काम करते हैं। चलिए अब नियुक्ति, शपथ और वेतन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री नियुक्त होते हैं। हाँ, और आमतौर पर मंत्री वही बनते हैं जो पहले से लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं। पर ऐसा होना मतलब कंपल्सरी नहीं है। संविधान ये इजाजत देता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो नियुक्ति के समय सांसद ना हो। अच्छा, कोई भी? हाँ, कोई भी भारतीय नागरिक, बस शर्त यह है कि उसे मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना ही होगा, चाहे वो चुनाव जीतकर लोकसभा में आए या राज्यसभा के लिए चुना जाए या मनोनीत हो। अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाता तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ये 6 महीने वाली बात जरूरी है। और शपथ, आपने कहा था 2 तरह की शपथ होती हैं, पद की और गोपनीयता की। इनका असल मतलब क्या है? क्यों ये जरूरी है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है? नहीं, ये सिर्फ रस्म नहीं है। ये शपथें मंत्री के संवैधानिक और नैतिक दायित्वों की याद दिलाती हैं। देखिए, पद की शपथ में मंत्री कसम खाता है कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेगा, अपना काम पूरी ईमानदारी और शुद्ध अंतःकरण से करेगा और बिना किसी डर या पक्षपात, लगाव या दुश्मनी के सभी तरह के लोगों के साथ संविधान और कानून के हिसाब से न्याय करेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और गोपनीयता की शपथ? आजकल तो वैसे भी आरटीआई का जमाना है, सब कुछ जानने का हक है, तो ये गोपनीयता क्यों? हाँ, ये सवाल उठता है। लेकिन देखिए, सरकार के कामकाज में, खासकर जब नीतियां बन रही हों या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामले हों, तो कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुरंत पब्लिक नहीं किया जा सकता। अगर हर चीज बनते समय ही बाहर आ जाए तो शायद सही फैसले लेना मुश्किल हो जाए। तो गोपनीयता की शपथ में मंत्री वचन देता है कि जो भी बात उसके सामने मंत्री के तौर पे आएगी या उसे पता चलेगी, उसे वो किसी को सीधे या घुमा फिराकर तब तक नहीं बताएगा जब तक कि अपने काम को सही ढंग से करने के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। ये सरकार के फैसलों की प्रक्रिया को कह सकते हैं सुरक्षित रखने के लिए है। इस शपथ को लेकर एक दिलचस्प किस्सा भी सुना है मैंने। 1990 में देवीलाल जी का जब उन्होंने उप प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, क्या ये ठीक था? क्योंकि संविधान में तो ऐसा कोई पद है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। इस पे काफी विवाद हुआ था, सवाल उठा था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो कोर्ट ने कहा कि शपथ ठीक है, वैध है। कोर्ट का मानना था कि किसी को उप प्रधानमंत्री कहना सिर्फ एक तरह का डिस्क्रिप्शन है, एक पदवी है। इससे उन्हें प्रधानमंत्री वाली कोई अलग से शक्ति नहीं मिल जाती। जब तक शपथ का जो मूल टेक्स्ट है, यानी पद और गोपनीयता की कसम, वो सही है, तब तक मंत्री को चाहे आप राज्य मंत्री कहें या उप मंत्री या उप प्रधानमंत्री, उससे शपथ गैरकानूनी नहीं हो जाती। अच्छा, मतलब पदवी से ज्यादा शपथ का कंटेंट जरूरी है। समझ गए। और वेतन भत्ते वो संसद तय करती है? बिल्कुल, मंत्रियों को वही सैलरी और भत्ते मिलते हैं जो संसद के सदस्यों यानी सांसदों को मिलते हैं। इसके अलावा उनके पद के हिसाब से उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जैसे सत्कार भत्ता, मतलब मेहमान नवाजी वगैरह के खर्चे के लिए, रहने के लिए मुफ्त घर मिलता है, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधाएं वगैरह। और ये सब संसद समय समय पर कानून बनाकर बदल सकती है। जैसे आपने बताया, 2001 में सत्कार भत्ते को बढ़ाया भी गया था। अब आते हैं उस पहलू पर जो संसदीय प्रणाली की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है, मंत्रियों की जिम्मेदारी। आपने सामूहिक जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया था। इसका जमीनी स्तर पर मतलब, प्रैक्टिकल मतलब क्या है? हाँ, अनुच्छेद 75 साफ कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे सिस्टम का बेस है। इसका मतलब है कि सरकार के हर काम, हर फैसले, हर नीति के लिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सभी मंत्री एक साथ जिम्मेदार हैं। ये नहीं कह सकते कि ये तो फलाने मंत्री का काम था, मेरा क्या लेना देना। नहीं, मतलब पूरी टीम जिम्मेदार है। बिल्कुल, वे एक टीम है। अंग्रेजी में कहते हैं दे स्विम एंड सिंक टुगेदर, साथ तैरते हैं, साथ डूबते हैं। तो अगर मान लीजिए लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे, तो क्या होता है? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं या जिस मंत्री के खिलाफ मुद्दा हो वो देता है? नहीं, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसमें वो मंत्री भी शामिल होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं, भले ही अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हुआ हो।
क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ही यही है कि सरकार ने सदन का भरोसा खो दिया है, और सदन मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। अच्छा, और क्या कोई और रास्ता भी है? हाँ, एक और विकल्प है। अगर मंत्रिपरिषद को लगता है कि सदन अब जनता की राय का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है कि लोकसभा भंग कर दी जाए और नए चुनाव कराए जाए। हालांकि यहाँ एक पेच है। अगर सरकार पहले ही सदन का विश्वास खो चुकी हो, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया हो, तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। और ये जो सामूहिक जिम्मेदारी है, इसका एक और पहलू है शायद कैबिनेट की एकजुटता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कैबिनेट में जो भी फैसला हो जाता है वो सभी मंत्रियों पर लागू होता है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या उप मंत्री। भले ही मीटिंग में उन्होंने उस फैसले का विरोध क्यों ना किया हो, एक बार फैसला हो गया तो हर मंत्री का यह फर्ज है कि वो उस फैसले का संसद के अंदर भी और बाहर भी बचाव करे, उसका समर्थन करे। और अगर कोई मंत्री सहमत ना हो तो? अगर कोई मंत्री किसी कैबिनेट फैसले से इतनी बुरी तरह सहमत है कि वो उसका बचाव नहीं कर सकता, तो नैतिकता यही कहती है कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। चुपचाप असहमत रहकर सरकार में बने रहना इस सिद्धांत के खिलाफ है। कैसा हुआ है कभी असलियत में कि किसी मंत्री ने असहमति में इस्तीफा दिया हो? हाँ, बिल्कुल हुआ है, और कई बार हुआ है। इतिहास में इसके उदाहरण है। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1953 में हिंदू कोड बिल पर अपने कैबिनेट साथियों से मतभेद होने पर इस्तीफा दे दिया था। C.D. देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन के तरीके पर असहमति जताते हुए इस्तीफा दिया था। हाल के सालों में भी उदाहरण है, जैसे आरिफ मोहम्मद खान ने 1986 में शाहबानो केस के बाद जो कानून आया था उसके विरोध में इस्तीफा दिया था। तो ये दिखाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबों में नहीं है, व्यवहार में भी काम करता है। ये तो हुई सामूहिक जिम्मेदारी, लेकिन क्या मंत्रियों की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, मतलब अपने काम के लिए? हाँ, होती है। अनुच्छेद 75 ये भी कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकते हैं। ये है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ये कब लागू होती है? ये तब सामने आती है जब मान लीजिए कोई मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हो, या उस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग जाएं, या वो प्रधानमंत्री की नीतियों से खुले तौर पर असहमति जताए। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं या राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि इन्हें हटा दिया जाए। और ये तब भी हो सकता है जब सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो। अच्छा, यानी प्रधानमंत्री इस शक्ति का इस्तेमाल करके टीम में अनुशासन बनाए रख सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि सब मिलकर काम करें, यानी सामूहिक जिम्मेदारी बनी रहे। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा भी था कि सामूहिक जिम्मेदारी असल में प्रधानमंत्री के जरिए ही लागू हो सकती है, क्योंकि वही मंत्रियों को चुनते हैं और वही उन्हें हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री को काफी ताकत देता है। एक और चीज जो अक्सर कंफ्यूज करती है, मैंने सुना है कि भारत में मंत्रियों की ब्रिटेन की तरह कानूनी जिम्मेदारी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसका क्या मतलब है? ये कैसे अलग है? हाँ, ये एक बारीक लेकिन बहुत अहम फर्क है। देखिए, ब्रिटेन में सिस्टम ये है कि राजा या रानी जो भी सरकारी आदेश जारी करते हैं उस पर संबंधित मंत्री के भी साइन होते हैं, जिसे कहते हैं काउंटर साइन करना। अगर वो आदेश गैर कानूनी निकलता है तो उस मंत्री पर मुकदमा चल सकता है, राजा या रानी पर नहीं। वहां एक कहावत है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अच्छा, तो मंत्री जिम्मेदार होता है कानून के सामने? हाँ, लेकिन भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश पर किसी मंत्री के काउंटर साइन की जरूरत नहीं होती। और जैसा हमने पहले आर्टिकल 74 में देखा था, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इसकी जांच अदालतें कर ही नहीं सकती। इस वजह से भारत में मंत्रियों पर अपने कामों के लिए कानूनी कार्रवाई का खतरा ब्रिटेन के मुकाबले बहुत कम होता है। उनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राजनीतिक होती है, संसद के प्रति और प्रधानमंत्री के प्रति, न कि कानून के प्रति उस तरह से। ये जिम्मेदारी के अलग अलग पहलू, सामूहिक, व्यक्तिगत और कानूनी, ये काफी हद तक साफ हो गए। अब बात करते हैं कि ये मंत्रिपरिषद बनती कैसे है, मतलब इसमें कौन कौन लोग होते हैं? आपने कहा था 3 श्रेणियां होती हैं। हाँ, देखिए, मंत्रिपरिषद एक बड़ी टीम की तरह है। कप्तान हो गए प्रधानमंत्री। अब इस टीम में मुख्य रूप से 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं, यानी 3 रैंक के मंत्री होते हैं। सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। इन तीनों में फर्क उनके पद का,
उनकी शक्तियों का, उनकी सैलरी का और उनके पॉलिटिकल रुतबे का होता है। और कभी-कभी एक उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी तो होते हैं। वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, संविधान में अलग से उप प्रधानमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है। ये कोई अलग श्रेणी नहीं है, लेकिन कभी-कभी राजनीतिक कारणों से या गठबंधन की सरकार में किसी बड़े नेता को सम्मान देने के लिए किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को ही उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जैसा हमने देवीलाल जी के मामले में देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पद मुख्य रूप से एक सम्मान सूचक है, इससे कोई अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति नहीं मिलती, वो रहते कैबिनेट मंत्री ही हैं। ठीक है, तो इन 3 असली श्रेणियों के मंत्रियों के काम क्या हैं? सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। ये कौन होते हैं? इनकी क्या भूमिका है? कैबिनेट मंत्री सरकार के सबसे अहम मंत्रालयों के मुखिया होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे, एग्रीकल्चर वगैरह। ये सरकार के सबसे सीनियर मंत्री होते हैं और यही लोग मिलकर बनाते हैं कैबिनेट। कैबिनेट ही सरकार का असल पावर सेंटर है। मतलब फैसले कैबिनेट लेती है? हाँ, कैबिनेट की बैठकें होती हैं और देश के लिए जो भी बड़ी नीतियां बननी हैं, जो भी बड़े फैसले होने हैं, वो यहीं लिए जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी अपने मंत्रालय के साथ साथ पूरे केंद्र सरकार के कामकाज की होती है। ये सरकार की दिशा तय करते हैं। और दूसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मैंने सुना है इनमें भी 2 तरह के होते हैं। ये क्या चक्कर है? हाँ, सही सुना है आपने। राज्य मंत्री 2 तरह की भूमिकाओं में हो सकते हैं। एक, उन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। 2, उन्हें किसी कैबिनेट मंत्री के साथ अटैच किया जा सकता है उनकी मदद करने के लिए। अच्छा, स्वतंत्र प्रभार का मतलब? स्वतंत्र प्रभार का मतलब है कि वो उस मंत्रालय या विभाग के मामले में लगभग कैबिनेट मंत्री की तरह ही काम करते हैं। उनके पास पूरी शक्ति और जिम्मेदारी होती है उस विभाग की। लेकिन अगर वो किसी कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं तो वो या तो उस मंत्रालय के किसी खास डिपार्टमेंट का काम देखते हैं या फिर कैबिनेट मंत्री जो काम उन्हें सौंपे वो करते हैं। पर क्या ये कैबिनेट मीटिंग में जाते हैं? नहीं, यही अहम बात है। राज्य मंत्री, चाहे उन्हें स्वतंत्र प्रभार ही क्यों ना मिला हो, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और वो आम तौर पर कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते। हाँ, अगर कभी उनके मंत्रालय या विभाग से जुड़े किसी खास मुद्दे पर चर्चा होनी हो तो उन्हें खास तौर पर बुलाया जा सकता है, वरना नहीं। क्या इन्हें भी स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है? नहीं, उप मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। उनका काम मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों की मदद करना होता है। किस तरह की मदद? उनके प्रशासनिक कामों में, उनके राजनीतिक कामों में और खासकर उनके संसदीय कामों में, जैसे संसद में सवालों के जवाब तैयार करने में मदद करना, कमेटियों का काम देखना वगैरह वगैरह। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और न ही कैबिनेट की बैठकों में जाते हैं। इनका पद बेसिकली एक सहायक का होता है, जूनियर मिनिस्टर का। एक और पद का जिक्र आता है कभी-कभी, संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। क्या ये भी मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं? नहीं, ये साफ करना बहुत जरूरी है। संसदीय सचिव मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते, वो मंत्री नहीं है। उन्हें मंत्री वाले अधिकार या सैलरी भत्ते नहीं मिलते। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति नहीं। और उनका काम होता है सीनियर मंत्रियों को उनके पार्लियामेंट्री कामों में मदद करना, जैसे संसद में नोट्स बनाना, लॉबिंग करना वगैरह। वो मंत्री नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है वो है मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच का फर्क। आम बोलचाल में तो लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन जैसा आपने बताया इनमें काफी फर्क है। क्या आप इन फर्कों को और साफ शब्दों में बता सकते हैं और ये समझना क्यों जरूरी है? हाँ, ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि असली ताकत कहाँ है ये इसी से पता चलता है। चलिए इनके मुख्य अंतरों को एक एक करके देखते हैं। पहला फर्क है आकार का। मंत्री परिषद एक बड़ी बॉडी है जिसमें तीनों तरह के मंत्री, कैबिनेट, राज्य, उप होते हैं। इनकी संख्या 60, 70 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि 15% की लिमिट है अब, जबकि कैबिनेट एक बहुत छोटा और पावरफुल ग्रुप है जिसमें सिर्फ 15, 20 या 25 सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री परिषद का ही एक छोटा अंदरूनी शक्तिशाली हिस्सा है।
मतलब कैबिनेट काउंसिल का एक पार्ट है। बिल्कुल। दूसरा फर्क है बैठकों और काम का। मंत्रिपरिषद की एक साथ पूरी बॉडी की तरह बैठकें नहीं होती, नहीं वो एक साथ मिलकर कोई फैसला लेती है, जबकि कैबिनेट की बैठकें नियमित रूप से होती हैं, अक्सर हफ्ते में एक बार या जरूरत पड़ने पर कभी भी, और सरकार के सारे अहम नीतिगत फैसले इन्हीं कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं। कैबिनेट ही सरकार का एजेंडा तय करती है। तीसरा है शक्तियों का। देखिए, कागज पर संविधान के हिसाब से सारी कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में हैं, लेकिन असलियत में, प्रैक्टिस में इन शक्तियों का इस्तेमाल कैबिनेट ही करती है। कैबिनेट जो तय करती है वही मंत्रिपरिषद और पूरी सरकार की नीति बन जाती है। चौथा फर्क भूमिका का है। हाँ, कैबिनेट नीतियां बनाती है, फैसले लेती है और मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है कि क्या करना है। मंत्रिपरिषद का काम कैबिनेट के फैसलों को लागू करना होता है। कैबिनेट सोचती है, मंत्रिपरिषद करती है, ऐसा कह सकते हैं। पांचवा फर्क है संवैधानिक स्थिति का। मंत्रिपरिषद का जिक्र तो संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में है। हालांकि इसके आकार और मंत्रियों के वर्गीकरण, कैबिनेट, राज्य, उप का जिक्र मूल संविधान में नहीं था। 91वें संशोधन ने सिर्फ अधिकतम आकार लोकसभा का 15% तय किया। दूसरी तरफ कैबिनेट शब्द, मजे की बात है, मूल संविधान में था ही नहीं। सच में कैबिनेट शब्द नहीं था। जी हाँ, इसे 1978 में 44th संशोधन के जरिए आर्टिकल 352 जो इमरजेंसी से जुड़ा है उसमें जोड़ा गया, और वहां भी इसे सिर्फ डिफाइन किया गया है कि कैबिनेट का मतलब है प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के अन्य मंत्री। कैबिनेट की शक्तियों का वर्णन संविधान में नहीं है। कैबिनेट की जो अपार शक्तियां हैं वो संसदीय परंपराओं और नियमों से विकसित हुई हैं। और आखिरी फर्क शायद जिम्मेदारी का। हाँ, हमने बात की कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। कैबिनेट इसी सामूहिक जिम्मेदारी को पूरी मंत्रिपरिषद पर लागू करवाती है। कैबिनेट के फैसले सबके लिए बाध्यकारी होते हैं और इसी से सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। तो ये अंतर बिल्कुल साफ करते हैं कि कैबिनेट ही सरकार का इंजन है, असली ड्राइविंग फोर्स है। इसकी भूमिका क्या है, ये क्या-क्या काम करती है, थोड़ा और विस्तार से बताएं। कैबिनेट सचमुच में हमारी पूरी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था का, कह सकते हैं, दिल है। इसके काम बहुत सारे और बहुत जरूरी हैं। एक, ये देश में फैसले लेने वाली सबसे ऊंची संस्था है, मतलब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। 2, ये केंद्र सरकार की मुख्य पॉलिसी बनाने वाली बॉडी है। देश कैसे चलेगा, नीतियां क्या होंगी, ये कैबिनेट तय करती है। 3, ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। 4, सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभाग हैं, उनके बीच तालमेल बिठाने का, कोऑर्डिनेशन का काम कैबिनेट करती है। 5, ये राष्ट्रपति को सलाह देती है और जैसा हमने देखा वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। 6, देश में कोई भी संकट आ जाए, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, उससे निपटने वाली मुख्य संस्था कैबिनेट ही होती है। 7, संसद में कौन से बिल पेश होंगे, देश का बजट कैसा होगा, ये सब बड़े वित्तीय और विधायी मामले कैबिनेट ही तय करती है। 8, देश में जो बड़ी बड़ी नियुक्तियां होती हैं, जैसे गवर्नर, राजदूत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, चुनाव आयुक्त वगैरह, उन पर कैबिनेट का कंट्रोल होता है। आखिर में देश की विदेश नीति क्या होगी, दूसरे देशों से हमारे संबंध कैसे होंगे, ये सब भी कैबिनेट ही देखती है। बाप रे, इतनी सारी काम। इसकी अहमियत को देखते हुए कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसकी तुलना बड़ी दिलचस्प चीजों से की है ना? हाँ, बिल्कुल। ये तुलनाएं ज्यादातर ब्रिटेन के संदर्भ में की गई थी, लेकिन वो भारत पर भी काफी हद तक लागू होती हैं और कैबिनेट की ताकत को दिखाती हैं। जैसे किसी ने इसे राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा, जो दिशा तय करता है। लोवेल ने इसे राजनीतिक मेहराब का मुख्य पत्थर, कीस्टोन कहा, जिसके बिना पूरा ढांचा गिर जाए। ग्लैडस्टोन ने इसे सौर मंडल का सूर्य कहा, जिसके चारों ओर बाकी ग्रह यानी मंत्रालय घूमते हैं। और बैजहॉट ने इसे कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ने वाला हाइफन बताया। ये सब दिखाते हैं कि कैबिनेट कितनी सेंट्रल भूमिका निभाती है। एक नाम और आता है, रैमसे मोयर का। उन्होंने तो इसे कैबिनेट की तानाशाही तक कह दिया था। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखिए, रैमसे मोयर ने ये ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा था, जहां 2 दलीय व्यवस्था ज्यादा मजबूत है। उनका पॉइंट ये था कि जब कैबिनेट को संसद में पक्का बहुमत हासिल हो तो वो लगभग कुछ भी कर सकती है और उसे रोकने वाली ताकतें बहुत कम होती हैं। कुछ हद तक ये बात भारत पर भी लागू होती है,
खासकर तब जब किसी एक पार्टी को अकेले ही पूर्ण बहुमत मिला हो। तब कैबिनेट की शक्ति वाकई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि तानाशाही शब्द शायद थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, पर यह कैबिनेट की जबरदस्त ताकत को दिखाता जरूर है। अच्छा, ये तो हुई कैबिनेट की बात, लेकिन मैंने सुना है कि कैबिनेट के अंदर भी एक और छोटा अनौपचारिक ग्रुप होता है जिसे किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट कहते हैं। ये क्या चीज है? ये भी कोई संवैधानिक व्यवस्था है? नहीं नहीं, ये संवैधानिक या कानूनी व्यवस्था नहीं है। ये एक अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल चीज है जो व्यवहार में देखने को मिलती है। देखिए, कैबिनेट खुद ही 60-70 मंत्रियों की मंत्री परिषद में से निकले 15-20 लोगों का छोटा समूह है। लेकिन कई बार इस 15-20 लोगों के समूह के अंदर भी एक और छोटा ज्यादा भरोसेमंद लोगों का गुट बन जाता है। इसी को किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट कहते हैं। तो इसमें कौन लोग होते हैं और ये करती क्या है? क्या ये कैबिनेट से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है? इसमें होते हैं प्रधानमंत्री और उनके 2-4 या 5-6 सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद मंत्री या सलाहकार। ये प्रधानमंत्री अपनी सुविधा और भरोसे के हिसाब से बनाते हैं। और ये करती क्या है? सरकार के जो सबसे अहम, सबसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं, प्रधानमंत्री अक्सर सबसे पहले इसी छोटे ग्रुप से सलाह मशवरा करते हैं। कई बार तो बड़े फैसले अनौपचारिक रूप से यहीं ले लिए जाते हैं और बाद में औपचारिक कैबिनेट की बैठक में बस उन पर मोहर लगवा ली जाती है। और इसमें मंत्री ही होते हैं या बाहर के लोग भी हो सकते हैं? यही तो दिलचस्प बात है। इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही हों। कई बार इसमें प्रधानमंत्री के निजी दोस्त, परिवार के सदस्य या कोई भरोसेमंद बाहरी सलाहकार भी शामिल हो सकते हैं। अरे, कहा जाता है कि भारत में लगभग हर प्रधानमंत्री की अपनी एक इनर कैबिनेट रही है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय ये किचन कैबिनेट बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। क्या ये सच है? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। इंदिरा गांधी के समय किचन कैबिनेट का जिक्र बहुत होता था और माना जाता था कि असली फैसले वहीं होते हैं। देखिए, इस किचन कैबिनेट के कुछ फायदे भी गिनाए जाते हैं। फायदे? क्या फायदे हो सकते हैं? जैसे ये बहुत छोटी होती है तो इसमें फैसले जल्दी हो सकते हैं, ज्यादा बहसबाजी नहीं होती। दूसरा, इसकी बैठकें कभी भी कहीं भी बिना किसी औपचारिकता के हो सकती हैं, तो काम तेजी से निपटता है। और तीसरा, ये प्रधानमंत्री को बहुत जरूरी और सीक्रेट मामलों पर गोपनीयता बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी तो होंगे। ये तो जो औपचारिक व्यवस्था है, जो कैबिनेट है, उसको कमजोर करती होगी। हाँ बिल्कुल, इसके गंभीर नुकसान भी हैं और इस पर काफी चिंता भी जताई जाती है। पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि ये औपचारिक कैबिनेट के महत्व और अधिकार को कम करती है। अगर असली फैसले कहीं और हो रहे हैं तो कैबिनेट की बैठकों का क्या मतलब रह जाता है? वो बस एक रबर स्टैम्प बनकर रह सकती है। और दूसरा बड़ा खतरा ये है कि ये व्यवस्था बाहरी लोगों को, जो मंत्री नहीं है, जिनकी कोई संवैधानिक जवाबदेही नहीं है, उन्हें सरकार के कामकाज में बहुत ज्यादा दखल देने का मौका दे सकती है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है। लेकिन ये भी सच है कि ये फिनोमेना सिर्फ भारत में नहीं होता। आप अमेरिका में देखिए, राष्ट्रपति के इर्द गिर्द कितने अनौपचारिक सलाहकार होते हैं। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री के भरोसेमंद लोगों का एक इनर सर्कल होता है। तो ये शायद सत्ता के काम करने के तरीके का एक हिस्सा है। तो आज हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की पूरी कहानी को, मतलब उसके हर पहलू को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। संवैधानिक आधार से लेकर उनकी बनावट, उनकी ताकतें, उनकी जिम्मेदारियां, खासकर वो सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, और कैसे कैबिनेट असल में सत्ता का केंद्र बन जाती है और कभी-कभी तो उसके भीतर भी एक किचन कैबिनेट काम करने लगती है। हमने देखा कैसे अनुच्छेद 74 और 75 इसकी नींव रखते हैं और कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। हाँ, और ये देखा कि ये पूरी मशीनरी कितनी जटिल है, जिसमें लिखित नियमों के साथ साथ परंपराएं और अनौपचारिक व्यवस्थाएं भी चलती हैं। ये लगातार इवॉल्व भी होती रहती है। जाते जाते श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल छोड़ जाना ठीक रहेगा। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि हमने देखा कि संविधान ने एक औपचारिक ढांचा बनाया है, मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट है, उनकी शक्तियां हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन व्यवहार में हमने देखा कि किचन कैबिनेट जैसे अनौपचारिक सत्ता के केंद्र भी उभर आते हैं। तो असली ताकत कहाँ बसती है? क्या वो संविधान की लिखी इबारत में है, उन औपचारिक ढांचों में है, या फिर उन व्यक्तियों में, उनके आपसी रिश्तों में और उन अनौपचारिक नेटवर्क्स में जो इस पूरे ढांचे को चलाते हैं? इस सवाल पर सोचना शायद हमें अपनी शासन व्यवस्था की हकीकत के और करीब ले जाएगा। बिल्कुल।
एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि राजनीति और प्रशासन सिर्फ नियमों और कानूनों से नहीं चलते, बल्कि इंसानों और उनके रिश्तों से भी गहरे जुड़े होते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है।